हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आशीष कुमार। और आप लोग देख रहे हैं मेरे चैनल आशीष कुमार क्लासेस में। और आप सभी का फिर से स्वागत है इस लेक्चर नंबर 2 में। तो आज हम पढ़ने वाले बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड इट्स प्रोसेसेस। तो आज मैं अपना चश्मा वगैरह भी लगा के आ चुका हूँ और इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे। थोड़ा फर्स्ट पार्ट में जितना मैंने समझाया है, आशा करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। तो अभी चलिए इसमें हम आगे समझते हैं। तो मैंने कहाँ छोड़ा था, ईच ऑफ इंस्ट्रक्शन इंडोन्यूक्लियस रिकॉग्नाइजेस स्पेसिफिक पैलेंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन डीएनए। ठीक है, ये एक तरीके की सीक्वेंस होती है जो रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस होती है। आपको इंस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में बताया था। जैसे ये वेक्टर डीएनए है, इसको अच्छे से समझते हैं। ये वेक्टर डीएनए है, इसकी ये कोडिंग है GAATTC। या ये नीचे ऑल्टरनेटिव कॉम्प्लीमेंट्री कोडिंग बनाते हैं CTTAAG। और ये फॉरेन डीएनए जो बाहर से हमको डीएनए जोड़ना है, क्योंकि इसमें प्रोसेस होता है। जैसे कि मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि हम लाइगेज एंजाइम से वो जोड़ते हैं डीएनए को। तो उसी तरीके से उसको जोड़ने के काफी सारे तरीके होते हैं। जैसे एक हम स्टिकी एंजाइम, स्टिकी होते हैं, स्टिकी बनाते हैं डीएनए। तो जैसे कि इसमें आप देख रहे हो कि ECOI1 में जो हम डीएनए बना रहे हैं, इसको स्टिक कर रहे हैं, तो इसने क्या किया, अपना यहाँ से अपने आप को कट कर लिया। जैसे कि यहाँ से जी से, मतलब सेंटर से ना कट करके बिल्कुल इसके एक पॉइंट पे और इसके एक पॉइंट पे कट कर दिया ऐसे। बिल्कुल मतलब एक दूसरे के पैरेलल, एक दो क्या कहते हैं, कोडोन्स को छोड़ के। तो इसकी ऐसे कोडिंग बन गई TTAA और ये AATT। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो गए। तो कॉम्प्लीमेंट्री होने से क्या हुआ, ये स्टिक हो जाएंगे, एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। ठीक है, जैसे ये जुड़ गया, एक कॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। मतलब कि इसके प्रोसेस होते हैं ये, जैसे लिखा हुआ है फिगर 11.1 में, स्टेप्स ऑफ फॉर्मेशन रिकॉम्बिनेंट डीएनए बाय एक्शन ऑफ रिडक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। ये जो इंस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस, मैं इसमें थोड़ा हाईलाइट करना चाहूंगा। एक मिनट का, जैसे ये देखो, इंस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस, ये इंस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस है। एंजाइम है इकोआई। ठीक है, इसमें। ठीक है, और फिर हम आगे बढ़ते हैं इसमें। तो इसमें लिखा है ये, डू यू नो व्हाट इज पैलिंड्रोमिक्स आर, मतलब कि वो एनसीईआरटी समझाना चाह रहा है कि हाँ भाई बताते हैं। ये बताता है, दीज आर द ग्रुप्स ऑफ लेटर्स दैट आर सेम वर्ड्स। ये डेफिनेशन एक बार नोट कर लो, एक बार मतलब कि अच्छे से एक बार उसको पढ़ ले। डिफाइन क्या कहती है ये कहती है डिफाइन, एक मिनट में, ये कहती है, दीज आर ग्रुप्स ऑफ लेटर्स that form the same words when read both forward and backward। जैसे कि ये मलयालम में इन लोगों ने एग्जांपल दे रखा है, क्योंकि ये जो वर्ड है कि पैलेंड्रोम है। ठीक है, ये पैलेंड्रोम है। ठीक है, मतलब मेरा सर्कल थोड़ा अच्छा नहीं बना, सॉरी। तो मतलब ये वर्ड पैलेंड्रोम का मतलब यही होता है कि जो ऐसे लेटर्स हो जिनके सेम वर्ड्स हो और दोनों ही आगे से और पीछे से सेम पढ़े जाएं। जैसे अगर आप मलयालम पढ़ोगे तो मलयालम कैसे लिखोगे, एम, एक तो इसमें राइटिंग नहीं थी, MALAM। ठीक है, ये मलयालम मैंने थोड़ा गंदे तरीके से लिखा है, सॉरी गैस थोड़ा। तो मतलब कि अगर आप पढ़ो ए, ये क्या है, MALAYAM, तो ये मलयालम बन गया। ठीक है, अगर आप इसको यहाँ से भी पढ़ोगे तो MAL, मेरे बीच में एक एल खा गया, सॉरी गाइस। MALYAL। ठीक है, AM, मतलब कि मलयालम इधर से भी है उधर से भी, दोनों डायरेक्शन से है डीएनए सीक्वेंस। ठीक है, तो अब इसके आगे बढ़ते हैं। यानी मतलब कि आपको समझ आ गया ना कि पैलिंड्रोम्स क्या होते हैं। पैलिंड्रोम्स ये होते हैं जिनका ग्रुप लेटर्स और सेम वर्ड में मीनिंग पढ़ा जाता है। तो हम आ जाते हैं फिर ये
Restriction enzyme cut can be standard DNA little away from the center of a palindromic sites between the two services at the opposite strands. These leave a single strand proton. They are overhanging. ये देखो, ये वाला जो मैंने अभी आपको ड्राइंग में समझाया है, ये पूरा पूरा एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा गया है कि स्टिकी एंड्स क्या क्या होते हैं। मतलब कि वही ये दोनों बेसिस को ऑपोजिटली वो कट करते हैं, इसलिए वो स्टिकी एंड्स बन जाते हैं उधर, तो ताकि वो कंबाइन कर सके एक दूसरे से। तो अभी मैं इस रेस करता हूँ और फिर आगे बढ़ते हैं इसमें, आगे फिर बढ़ेंगे। तो आ जाते हैं कि है फिर इंस्ट्रक्शन, ये भी पढ़ लिया हमने। इसमें आ जाता है दीज आर नेम्ड सो बिकॉज दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड with their complementary cut counter pairs. The sticky ends facilitate the action of enzyme DNA ligase. ठीक है। फिर आ जाते हैं हम, इंस्ट्रक्शन ऑफ एंडोन्यूक्लियसेस आर यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग टू फॉर्म recombinant DNA molecule of DNA which are composed of DNA from different sources and genomes. तो ये भी वही है, when cut by the same instruction enzyme the resultant DNA fragments have the same kind of sticky ends and these can join together end to end using DNA ligase. ये वही मतलब कि समझाया हुआ है कि हाँ भाई कैसे वेक्टर की ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे होता है। हम मतलब कि क्या करते हैं, बाहर का फॉरेन डीएनए लेते हैं, उसमें उसको कट करते हैं उसमें, क्योंकि ये जो वेक्टर डीएनए प्लाज्मिड है, ये मतलब कि प्लाज्मिड है, वेक्टर है। मतलब कि जैसे मान लो मैं को कहीं जाना है, तो मैं को कहीं गाड़ी में तो बैठना पड़ेगा, गाड़ी में बैठूंगा तभी तो कहीं जा पाऊंगा। ऐसे ही इसको डीएनए को जाना है, फॉरेन डीएनए को कहाँ जाना है, ये मेरे पास डीएनए, इस डीएनए को जाना है अपने बैक्टीरिया में। ठीक है, हमें नया बैक्टीरिया चाहिए या हमें नई चीजें बनानी है, चीजें नई बनानी है, तो नई चीजों के लिए थोड़ा बहुत काम ऊपर नीचे करना पड़ेगा। तो फिर हम क्या करेंगे, तो इसके लिए जो वेक्टर है वो प्लाज्मिड होता है, वो भी बैक्टीरिया के लिए। बाकी सबके लिए अलग अलग होता है। जैसे एनिमल्स के लिए रेक्टोवायरस होता है, या एनिमल्स के लिए हम डीएनए अगर हम वेक्टर कहें कुछ नई चीज, तो वो रेक्टोवायरस से होता है। उसके अंदर फिर हम वो करते हैं उसका प्लाज्मिड लेके, या उसी को ही होस्ट लेके उसी के अंदर ही फिर हम डीएनए डाल देते हैं। फिर उसके बाद हम लगा, मतलब कि वही अपना सेम प्रोसेस होता है, बस मतलब कि मीडियम चेंज हो जाता है करने का। तो अब हम क्या करते हैं, फिर इसमें हम सेम इंस्ट्रक्शन एंजाइम डालते हैं दोनों डीएनए और वेक्टर दोनों में, फॉर्म में, और दोनों में कट लगा देते हैं। ठीक है, इसमें से जो डीएनए है उसमें से देख सकते हैं ये स्मॉल कट तो निकल ही गया है। जैसे अगर आपको ये दिख रहा होगा, तो ये मतलब कि ये आपको दिख रहा होगा, ये कट निकल गया है, एक ये कट निकल गया है, और यहाँ से एक कट निकल गया है। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि अब यहाँ से जो ये वाला जो कट है ना, ये वाला जो टूटा, अब वो इसके साथ जाके जुड़ जाएगा। जैसे यहाँ पे जुड़ा हुआ है ये जो आपको अलग से ब्लू ब्लू कलर सा दिख रहा है डीएनए, ये जुड़ गया वो। ठीक है, तो उसके बाद फिर जब ये जुड़ जाता है ना, तो फिर हम क्या करते हैं, जब ये जुड़ जाता है तब हम इसको इकोलाई के अंदर जो भी होस्ट होता है जिसको ट्रांसफर करना होता है, क्योंकि रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बन गया है, तो हम इसको इकोलाई में डाल देते हैं, तो सेल डिवाइड्स करना चालू कर देते हैं। ठीक है, तो उससे फिर नया ऑर्गेनिज्म भी बन जाता है और नया बैक्टीरिया भी मिल जाता है, जो हमें जरूरत हो, जिसमें हमें क्वेटस चाहिए हो। तो अब फिर आगे बढ़ते हैं, चलो इसके आगे क्या है। अब आ जाते हैं हम यहाँ पे सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स। ये कैसे हम डीएनए को सेपरेट करते हैं उसका तरीका है उसका। ये एक प्रोसेस है, एक टेक्निक होती है जिसको हम कहते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसमें हम क्या करते हैं, ये बहुत सिंपल सा ही चीज है, बहुत आसान है। इसको मैं अभी फटाफट समझा देता हूँ आपको क्या कहता है ये एनसीईआरटी से ही पढ़ाऊंगा सीधे लाइन टू लाइन, आपको आपने पढ़ के भी समझ आ जाएगा ये क्या चीज है। ठीक है, तो हम कहाँ पे है, सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स। द कटिंग ऑफ डीएनए बाय इंस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियसेस रिजल्ट्स इन द फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए। ठीक है, द फ्रेगमेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय द टेक्निक नोन एज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है,
Since DNA fragments are negatively charged molecules, they can separated by forcing them to move towards anode under the electric field through a medium matrix. Nowadays, the most commonly used metal is एगोस. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. एगोस कौन सा वो मीडियम है वो पूछ सकता है. अगर ये आप नीट एग्जाम देने जाए तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि मतलब जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस करने के लिए आपको कौन सा एक मीडियम चाहिए होता है, किस चीज का वो जेल होता है, उसका मटेरियल वगैरह नाम पूछ सकता है. एक मिनट. और ये ऐसे भी ठीक है. तो मतलब कि और ये जो क्या कहते हैं, क्योंकि डीएनए के ऊपर है नेगेटिव चार्ज होता है. ठीक है. डीएनए के ऊपर है ना नेगेटिव चार्ज होता है, जो कि उसको क्या कहते हैं, उसको सेपरेट करता है बाय फोर्सिंग द टू मूव टूवर्ड्स द एनोड. मतलब कि जैसे ही नेगेटिव है, नेगेटिव किसके पीछे भागा है, पॉजिटिव के. तो नेगेटिव क्या है, डीएनए मॉलिक्यूल. और पॉजिटिव क्या है, जो हमने लगाया उसके ऊपर. वैसे ये जेल बना होता है एगोस के नेचुरल पॉलीमर जो है एक्सट्रैक्ट होता है सीवीड से. मतलब कि वो गेहूं वगैरह से या सीवीड्स होते हैं उनमें से उसको एक्सट्रैक्ट करके उसमें एगोस को हम जरा सा गर्म कर देते हैं तो वो जेल की तरह फॉर्म हो जाता है. तो हम इसको ना एक प्लेट लेते हैं और उसके ऊपर जेल फैला देते हैं. फिर हम क्या करते हैं, तीन चार छोटे छोटे कट बना देते हैं. जैसे कि यहाँ पे दे रखा है कैसे कट बना के, ये इस डायग्राम में. तो जैसे ये कट बना के एक तो ये वो बना के ये कहते हैं एक दो ये वेल्स बना दिए. जैसे इसके अंदर हमने जैसे हमने डीएनए को आइसोलेट किया, तो अब हम डीएनए के फ्रेगमेंट्स को अलग करना चाहते हैं. अब कैसे करें अलग, ऐसे तो हाथों से करना बहुत मुश्किल है. आपको पता है डीएनए बहुत छोटा होता है. हमें तो वही चाहिए ना, सबसे छोटा चाहिए. अब हम छोटा एकदम से कैसे निकालेंगे, बड़े बड़े पीसीज भी होंगे, छोटे छोटे पीसीज भी हैं. तो वे क्या करेंगे, हम इनके वॉल्स के अंदर वो सॉल्यूशन डाल देंगे आइसोलेट जो हमने डीएनए किया है. और उसको हम करंट की मदद से, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से एक के तरफ कैथोड, एक तरफ कैथोड लगाएंगे और एक तरफ एनोड लगाएंगे. एनोड क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है. कैथोड क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है. तो नेगेटिवली चार्ज क्या चीज है, डीएनए मॉलिक्यूल है. तो डीएनए डीएनए चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा उसके आगे. ठीक है. नेगेटिव पे जाएगा. तो जैसे जैसे वो चलेगा ना तो वो जेल के बीच में से चलेगा. अब क्या होगा, जैसे मान लो बड़ी चीज है, बड़ी चीज है वो पीछे आ जाएगी सारी, क्योंकि बड़ी चीज आने में थोड़ा टाइम लगता है. छोटी चीज है, छोटी चीज फटाफट आगे आ जाएगी, जो भी वो नेगेटिव के पास दिखेगी. जैसे इस डायग्राम में दिखा है कि लंबी वाली जो चीजें हैं वो थोड़ी पीछे हैं और जो सबसे आगे हैं वो छोटी चीजें हैं. तो हमें स्मॉलेस्ट डीएनए का मॉलिक्यूल चाहिए होता है. वही हम सेपरेट करना चाह रहे थे कि हाँ बड़े अलग हो जाएं, छोटे अलग हो जाएं. तो छोटे अलग हो गए, बड़े भी अलग हो गए. अब इसके अंदर हम कैसे देखते हैं डीएनए को, आइए इसका भी समझ लेते हैं क्या क्या है इसमें. एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है. तो पहले मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं रेस करता हूँ, आपको क्लियर दिखे यहाँ पे क्या क्या है. कुछ मुझे सी मच रही है. तो यहाँ पे ऐसे देखते हैं. The separated DNA fragments can be visualized only after shining the DNA with compound known as ethididium bromide. एथिडी एथिडीडियम ब्रोमाइड. एथिडीडियम ब्रोमाइड ये एक केमिकल है जो कि केमिस्ट्री में आपको पता ही होगा, ये केमिकल होते हैं. तो उसको डाल के फिर उसके ऊपर क्या कहते हैं विजिबल लाइट डालनी है, वो भी यूवी अल्ट्रावायलेट लाइट. फिर डालोगे तब आपको ये जो बैंड्स हैं ऐसे दिखेंगे सारे जो भी हैं इस डायग्राम में दिखा के हैं. ऐसे ही दिखेंगे. मतलब रेडिएशन ऐसे नहीं दिखेगा कि हाँ भाई वो ऐसे ही खाली देख लिया कर दिया कुछ. मतलब कि हमें उसको इथीडियम ब्रोमाइड के सॉल्यूशन में, उसके ऊपर इथीनियम ब्रोमाइड का सॉल्यूशन डाल के उसके ऊपर यूवी रेस भी डालनी होगी, तब जाके फिर हमें वो डीएनए मॉलिक्यूल दिखेंगे, सारे डीएनए फ्रेगमेंट्स. क्योंकि वो डीएनए बहुत छोटी यूनिट होती है तो इतनी आसानी से नहीं दिखती. ठीक है. तो आइए फिर हम आ जाते हैं क्लोनिंग वेक्टर्स पे. क्लोनिंग वेक्टर्स क्या होते हैं इसको मैं अभी डिटेल में समझाते हैं. एक मिनट रुको. क्या है कहते हैं, अब ये क्या कहता है, ये कहता है यू नो दैट
Bacteria fast because of their high number of pieces copy of number genome. Bacteria some plasmid have only one or two copies of cell may have five dozen इतना copies and higher they feel able to nick the LM place of DNA. ये first we can multiply number of copy number. ठीक है, मतलब कि क्या 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 ये क्या कहना चाहे, क्लोनिंग वेक्टर्स का मतलब क्या होता है। क्लोनिंग वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं, वेक्टर्स का मैंने क्या मतलब बताया आपको। वेक्टर्स मतलब कि ले जाने वाला है, जो लेके जाने वाला है। जैसे हमें कौन लेके जाने वाला है, गाड़ी में ही जो जाने वाले हैं हम। अगर मान लो कहीं घूमने जाना हो तो गाड़ी में ही जाओगे, एक्टिवा पे जाओगे, बाइक पे ही जाओगे। ठीक है। कहीं ऐसा कहीं ऐसा तुम पैदल भी जा सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। वो तो सबकी अपनी अपनी इच्छा होती है कौन सी चीज पास में। अगर बहुत दूर जाना हो तो गाड़ी चाहिए ही। जैसे 270 किलोमीटर जाना है, 500 किलोमीटर जाना है, या फिर जैसे हमें एग्जाम्पल ले लो कि हम जम्मू जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ से जम्मू वैष्णो देवी जा रहे हैं, तो हमें ट्रेन की जरूरत पड़ती है। ऐसे ही इन लोगों को डीएनए के लिए रेप्लिकेट करने के लिए उसकी जरूरत होती है, क्या कहते हैं, वेक्टर्स की, मतलब वही कोई चाहिए। तो क्लोनिंग वेक्टर्स वही चीज होती है, बैक्टीरिया वगैरह जो भी इस चीज में यही सब लिखा हुआ है इसके अंदर। आप मतलब पढ़ लेना। अगर आपको नहीं समझ आता तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो मैं अभी, चलो आगे फिर बढ़ते हैं इस टॉपिक पे। तो आ जाओ। तो फिर आ जाते हैं हम, क्या कहते हैं, फॉलोइंग द फॉलोइंग आर द फीचर्स। हाँ, तो फिर हम कहाँ थे। द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ द रिक्वायर्ड टू फैसिलिटेट क्लोनिंग इन द बैक्टीरिया। ठीक है। तो हम इसमें क्या क्या रखते हैं ओरिजिन ऑफ ये वगैरह में। तो इसका होता है ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन, ओ आई। तो मतलब ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन इसमें वो होते हैं ना कि कौन कौन से ऐसे फैसिलिटीज है जो क्लोनिंग वेक्टर्स करने देती है। जैसे कि ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन ओ आई जैसे सीक्वेंस फ्रॉम वेयर दिस एप्लीकेशन स्टार्ट्स। मतलब ओ आई ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन मतलब कि जहाँ से एप्लीकेशन शुरू होती है, जहाँ से हम डीएनए लिंक करने लगते हैं, होस्ट करने लगते हैं, जो डीएनए की कॉपी बनने लगती हैं, वो उसको कहते हैं सिलेक्टेबल मार्कर। तो क्या होता है सिलेक्टेबल मार्कर, वो होते हैं जो वेक्टर्स जो रिक्वायर्ड होते हैं सिलेक्टेबल मार्कर के लिए, जो आइडेंटिफाई करते हैं नॉन ट्रांसफॉर्मेट्स एंड सेलेक्टिवली permitting to draw the transformations. Transformation is produced through which the piece of DNA is introduced in a host bacterium. वही मतलब कि चेंजेस के लिए हम चेक करते हैं, जैसे मान लो वो हमारा जो चेंज है वो इम्प्लीमेंट कैसे हुआ। ठीक है, जैसे हम उसको परमिटिंग कर रहे हैं उसकी ग्रोथ, उसका ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं डीएनए को कुछ नया काम कराने के लिए, तो हम चेक करते हैं कि हम वो उस चीज से एग्जिस्ट कर पाए नहीं। तो उसके लिए करते हैं। ठीक है। जैसे इसमें जीन इंक्लूडिंग जैसे एंटीबैक्टीरिया जो है पिसिलिन, टेट्रासाइलिन एंड काइमिसिन, जो भी है कंसीडर्ड यूज टू सिलेक्टिव मार्कर्स ऑफ इकोलाई। द नॉर्मल इकोलाई सेल्स डू नॉट कैरी रेजिस्टेंस अगेंस्ट एनी ऑफ दिस एंटीबॉडी। मतलब कि जो नॉर्मल इकोलाई है उसके हिसाब से किसी पे भी रेजिस्टेंस नहीं करता, लेकिन पर जब हम इसको अंदर डाल देते हैं रेजिस्टेंस शो करने लग जाता है। ये क्लोनिंग साइट्स होते हैं। ये क्लोनिंग साइट्स के ऊपर होती हैं, जिसको हम रिकॉग्नाइजेशन sites necessary in order to link any link DNA vector need to have a very few preferably single recognition sites होती हैं common इनकी इंस्ट्रक्शन एंजाइम की। प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन रिकॉग्नाइजेशन साइट विद द वेक्टर, एक से ज्यादा जो भी रिकॉग्नाइजेशन साइट्स होती हैं विद इन द वेक्टर जनरेट सेवरल फ्रेगमेंट्स जो हो जाती है, जैसे ये PBR322। ये बहुत बड़ा है टॉपिक है वैसे ही, इसको थोड़ा ना मैं सोच रहा हूँ कि इसको थोड़ा समझा है तो समझा देता हूँ तो थोड़ा सही है। फिर हम इसके बाद ये वाला लेक्चर एंड करेंगे। इस तो यहाँ तक वेक्टर्स ऑफ क्लोनिंग जीनिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स तक मैं पढ़ाऊंगा। अगला हमारा जो टॉपिक होगा नेक्स्ट लेक्चर के लिए होगा कॉम्प्लीमेंट होस्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है। तो अभी हम यहाँ तक पढ़ लेते हैं, तो मैं फटाफट समझा देता हूँ कि हाँ भाई ये क्या क्या कहना चाह रहा है। इसमें वही कहना चाह रहा है कि कॉमनली वेक्टर्स जनरेट ये वन और टू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन बनाता है अपने लिए। एग्जांपल इफ यू एन लाइगेट फॉर्म, वही ये हो गया। वही मतलब कि वही समझाना चाह रहा है कि अगर मान लो तुम एम्प टेट्रासिलिन में अगर कोई नई चीज इंसर्ट कर देते हो, तो उससे फिर वो जब तुम उसको डालोगे उसी में ही मीडियम में,
तो वो एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अगर वो एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब ये वो प्रेजेंट है। अगर नहीं करता तो इसका मतलब ये कुछ झोल मोल हुआ है, उसका में गड़बड़ है ही है उसमें अंदर। तो फिर हम ऐसे ही उसको चेक करते हैं। ठीक है, ये इसको कंटेनिंग मीडियम में ही डालते हैं, जैसे इसके मीडियम में डाल लिया, उसके ग्रोथ के मीडियम में डाल लिया, तो वो ग्रो नहीं करेंगे। अगर हम इसके अंदर भी चेंजेस करते हैं, जैसे मान लो आप एम्फिसिलिन का एक पार्ट लो, उस पार्ट के अंदर आप अपना फिर जीन ऑफ इंटरेस्ट घुसाओगे तो फिर वो एम्फिसिलिन नहीं रहेगा, फिर वो कुछ और ही बन जाएगा। फिर वो जब कुछ और ही बन जाएगा तो फिर जो आगे दूसरा था टेट्रा वाला, वो टेट्रा वाला एग्जिस्ट करेगा, एम्फिसिलिन में ग्रो हो जाएगा। मतलब एक ग्रो मीडियम ना चेंज हो जाता है एक तरीके से इसमें। तो और इसमें ये एक डिफाइन भी आती है, इंटरस्टेशनल इनएक्टिवेशन। ये क्या कहता है? ये इनएक्टिवेशन की बात करता है, सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट ड्यू टू इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स आर clumbersome produced because it requires simultaneously painting of two plates having different antibodies. Therefore, alternative selective markers have been developed with different differentiate recombinants from non-recombinants on the basis of their ability to produce color and presence. ये मतलब कि क्या कहते हैं हम, अगर हम इसको कलर में रखें, जैसे क्योंकि मान लो ऐसे पता कैसे चलेगा कि एम्पिसिलिन रेजिस्ट कर गया या उससे टेट्रासिलिन से रेजिस्ट कर गया। तो मतलब कि उसका कोई स्पेसिफिक कलर से जब हम उसको नोटेशन दे देते हैं ना कि हाँ भाई वो स्पेसिफिकली उसी डी उसी मीडियम में शो करेगा, तो ये जो इनएक्टिवेशन दिखाता है जीन का, इसको हम इंटरस्टेशनल इनएक्टिवेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये इसकी जो है ना, ये प्रेजेंस में किसके होते हैं कि क्रोमोजोजेनिक सब्सटेंस होते हैं जो ब्लू कलर देते हैं कॉलोनीज में, प्लाज्मिड की बैक्टीरिया जो कि। ठीक है, और ये बीटा ग्लाइकोसोरेस जीन है जो उसके अंदर इन इन एक्टिवेशन के लिए प्रोड्यूस किया जाता है, क्योंकि वो इनएक्टिव होता है तो उसको एक्टिव करना पड़ता है। फिर आ जाते हैं वेक्टर्स ऑफ क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स एंड जीन्स में क्या होता है ये? यू मे आर सरप्राइज्ड टू नो हैव वी लर्न द लेसन ऑफ ट्रांसफर द बैक्टीरिया वायरसेस। तो ये जिस हाउ यू डिलीवर जीन्स फ्रॉम ट्रांसपोर्ट यू कैन डिसाइन फ्रॉम फोर्स टू बैक्टीरिया वायरसेस। वही मतलब कि उसको में से किसी, अगर मान लो बैक्टीरिया है उसके अंदर कुछ गड़बड़ हो गई, क्या कहते हैं, जैसे मान लो किसी को, जैसे कोई बैक्टीरिया है, हमें उसको हमें ऐसा बनाना है कि वो पेस्टिसाइड से ना उसको रेजिस्ट कर सके, तो मतलब उसके ऊपर ऐसा हो कि वो पौधा तो बचा है लेकिन जो उसके ऊपर कीड़े मकोड़े हो वो मर जाए। तो ऐसे होना चाहिए उसका। तो फिर हम क्या करते हैं, उसके अंदर टी डाल देते हैं, टूमर। मतलब कि उस डीएनए का जो भी गड़बड़ी हुआ पार्ट होता है ना, उसको हम निकाल देते हैं। और अपना जो चाहते हैं, जो भी नया डीएनए है जो हमें पता है उसको डालना है, उसको इंसर्ट कर देते हैं उसकी जगह। और उसको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं उसी चीज में। तो क्लोनिंग भी बहुत अच्छी काम की चीज है हमारे लिए, बहुत अच्छा है। तो जैसे मान लो ये इसमें बहुत सारा कुछ डिटेल में समझाया गया, आप इसे रीड कर लेना। तो आज के लिए वैसे बस इतना ही। मिलते हैं आपको इसके नेक्स्ट लेक्चर में, इसका पार्ट 3 है। तो हम पार्ट 3 में कहेंगे कॉम्प्लीमेंट होस्ट फॉर्म ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। फिर ये हमारा थोड़ा सा और चैप्टर बच जाता है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें। और वीडियो को जितना से ज़्यादा शेयर कर सकते हो करो। और थैंक यू, बाय ऑल ऑफ यू।